भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा करने के बाद अब हम भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, निर्माण की क्या प्रक्रिया रही, मुख्य मुख्य बातें कौन सी रही, किन किन का मुख्य योगदान रहा, उसके बाद इस संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इसकी प्रस्तावना क्या है, तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण, इसका आज हम पहला भाग ले रहे हैं। इसको कई भागों में हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया इतनी लंबी है, क्योंकि उसके पीछे एक पृष्ठभूमि भी है, राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि है, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई मुख्य बातें हैं। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए इस संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है पूरी, इसको हमें कई भागों में लेकर समझना होगा। हम इसकी शुरुआत मंत्री मिशन योजना से करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ परिस्थितियां हमने समझी हैं, उनको समझने का, पढ़ने का हमने पिछले कुछ दिनों से प्रयास किया है। कुछ पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सबको मैंने प्रेषित की हैं, उन सब बातों से भी आपने उनको समझने का प्रयास किया है। तो अब हम मंत्री मिशन योजना, यहाँ से हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। जनवरी 1946 में, 1946 की बात है, में श्रमिक सरकार ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर विचार विनिमय करने के लिए एक संसदीय मंडल भेजा। श्रमिक सरकार जो ब्रिटेन की थी, उसने मंडल, जो संसदीय मंडल है, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था मैत्रीपूर्ण वातावरण पैदा करना और शांतिपूर्ण समझौते के लिए मैदान तैयार करना। संसदीय मंडल लगभग 1 महीने तक उस समय भारत में रहा था, और वो जो मंडल लंदन वापस पहुंचा, तो उसने लंदन वापस पहुंचकर, यानी मंडल के सदस्यों ने सरकार को अपनी जो रिपोर्ट दी, उसका भारतीय समस्या के हल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। संसदीय मंडल के जो सदस्यों की रिपोर्ट थी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट दी, और वो रिपोर्ट जो है वो भारत की समस्या के हल पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सरकार को ये पूरा विश्वास हो गया कि, सरकार, ब्रिटिश सरकार की बात है, ये पूरा विश्वास हो गया कि अब तक की गई कार्रवाइयों से अब और अधिक काम नहीं चल सकता। भारतीय समस्या को सुलझाने के लिए एक नितांत नए और भिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ये जो मैंने एक बात कही है कि सरकार को ये विश्वास हो गया कि अब तक की गई कार्रवाइयों से अब और अधिक काम नहीं चल सकता, भारतीय समस्या को सुलझाने के लिए एक नितांत नए और भिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसका और अगर हम विस्तार से अध्ययन करना चाहें तो हम एक देख सकते हैं, प्रधानमंत्री एटली का भाषण था, हाउस ऑफ कॉमन्स डिबेट्स, मार्च 1946, जिल्द फेस्ट 420, कॉलम 1418 से 1424। तो वो दस्तावेज है। ज़्यादा गहराई से हम इसको अगर समझना चाहें तो ये हमारे पास एक विकल्प है। यद्यपि महायुद्ध में मित्र देशों की विजय हुई थी, ब्रिटेन की पुरानी शक्ति और शान समाप्त हो गई थी। अपनी कमजोरी, अंतर्राष्ट्रीय जनमत और भारतीयों के बढ़ते हुए असहयोग से ब्रिटिश शासकों को ये स्पष्ट हो गया था कि उस विशाल साम्राज्य के, जिसमें सूर्य कभी अस्त नहीं होता, दिन अब लद चुके हैं, दिन अब चुक गए हैं, और भारत पर अंग्रेजी राज अब और नहीं चलने वाला है। ये उनके दिमाग में बात बैठ गई थी कि अब जिसके लिए कहा जाता था, जिस विशाल साम्राज्य के लिए कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, अब उसका अस्त होने वाला है, क्योंकि वो अब भारत पर राज नहीं कर सकता। जब भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए निर्वाचन चल रहे थे, तभी भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने
19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की। क्या घोषणा की, इस बात को हम ध्यान से सुने। ये न केवल भारत, ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के लिए ही प्रत्युत समूचे संसार की शांति के लिए आवश्यक है कि भारतीय लोकमत के नेताओं के साथ जो बातचीत चल रही है उसकी सफल परिणति हो। ये बात भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 19 फरवरी 1946 को कही थी। इसी उद्देश्य को सामने रखकर ब्रिटिश सरकार ने अब निश्चय किया कि मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों का एक विशेष मिशन भारत भेजना होगा। यानी ये सारी जो परिस्थितियाँ और ये जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का जो भाषण था और उसमें जो उसका उद्देश्य झलक रहा था, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अब ब्रिटिश सरकार ने ये अंतिम फैसला कर लिया कि मंत्रिमंडल स्तर के कुछ मंत्रियों का एक विशेष मिशन, एक समूह, एक कमेटी कह सकते हैं हम, भारत भेजनी होगी, जिसमें स्वयं भारत सचिव तथा भारत सचिव खुद थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और कौन थे उसमें, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये थे प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, और एक थे एवी अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरलिटी। ये उन्होंने कहा कि 3 लोग होंगे, 12 सचिव होंगे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स होंगे और एवी अलेक्जेंडर होंगे। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत के प्रति अपनी सरकार की नीति के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी जो वहाँ की संसद का लोकप्रिय सदन है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा होता है वैसे कॉमन सभा हम जिसको कह सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, जिसमें मंत्री मिशन की भारत यात्रा के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते हुए एटली ने क्या कहा वो सुने। एटली ने कहा कि मिशन इस बात का भरसक प्रयास करेगा कि शीघ्र से शीघ्र पूर्ण स्वाधीनता पाने में भारत की सहायता करे। एटली ने आगे कहा कि वे भारतीयों के आपसी मतभेदों पर जोर नहीं देना चाहते, क्योंकि चाहे जितने भी भेद हों और जितनी भी फूट हो, इस बारे में सारे भारतीय एक मत हैं कि देश स्वाधीन होना चाहिए। भारत के सारे लोगों की, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, सिख या मराठा, राजनीतिज्ञ या सरकारी कर्मचारी, यानी जो भी हों, मूल मांग यही थी, देश की आज़ादी। ये मांग और राष्ट्रीयता की भावना अब भारतीय सैनिकों में भी फैल चुकी है। एटली ने यह भी कहा कि जहाँ तक भारत की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का प्रश्न है, उनका समाधान भारतीय स्वयं करेंगे। वक्तव्य में भारत के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने, स्वाधीन भारत का संविधान स्वयं बनाने तथा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहने या न रहने का स्वेच्छापूर्वक निर्णय करने के अधिकार को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। दोबारा ध्यान से सुने कि एटली ने क्या कहा, जहां तक भारत की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का प्रश्न है, उनका समाधान भारतीय स्वयं करेंगे। अगली बात क्या कही कि भारत के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने, स्वाधीन भारत का संविधान स्वयं बनाने और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे उनका निर्णय, ये सब बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ली थी। भारत में वर्तमान शासन व्यवस्था के स्थान पर कैसी सरकार और कैसी शासन प्रणाली स्थापित की जाए, इसका निर्णय भी स्वयं भारत को ही करना था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटिश सरकार तो केवल आवश्यक निर्णय लेने वाली संस्था की स्थापना में भारत की सहायता करनी चाहती है। 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने ये कॉमन सभा में कुछ बातें जो कही थी, उसमें से कुछ बातें आपके सामने मैंने रखी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दृष्टि से वक्तव्य में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई वो क्या थी, वो ये थी कि यद्यपि ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति सचेत है
और चाहती है कि वे भय रहित होकर रह सकें, पर साथ ही वह किसी अल्पसंख्यक समाज के प्रगति के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाने के विरुद्ध है, क्योंकि शिमला सम्मेलन की असफलता का कारण मुस्लिम लीग की हठधर्मी ही रही थी। अतः प्रधानमंत्री ने इस आश्वासन से कांग्रेस की मंत्रिमंडल के प्रति आशावादिता बढ़ी। ये दूसरी बात है कि आश्वासन निरर्थक सिद्ध हुआ और अंततोगत्वा हुआ फिर भी वही कि मुस्लिम लीग देश की प्रगति के पथ में रोड़ा बन रही थी जब तक कि देश का विभाजन न हो गया। और इसी क्रम में मंत्री मिशन जो है, कैबिनेट मिशन जिसको हम कह सकते हैं 1946, ये 23 मार्च को कराची पहुंचा और अगले दिन 24 मार्च को दिल्ली। और भारत की संवैधानिक समस्या का सर्वमान्य हल खोजने के लिए ये आवश्यक था कि सर्वप्रथम मिशन विभिन्न दलों, जातियों और हितों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनके विचारों और दृष्टिकोण को जाने समझे। अतः मंत्री जो मिशन है, कैबिनेट मिशन है, इसने शीघ्र ही मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर दिया। गवर्नर जनरल को मिशन का चौथा सदस्य बना लिया गया। जिन अन्य लोगों से भेंट की गई उनमें थे प्रांतों के कुछ गवर्नर और मुख्यमंत्री, देसी नरेश राजा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता, समाज के अन्य संगठित अंगों के प्रतिनिधि। कुल मिलाकर मंत्री मिशन ने 472 लोगों से भेंट की और 182 बैठकें की। ये सिलसिला मई के मध्य तक चलता रहा। मुख्य पक्ष थे दो, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। और मुख्य प्रश्न था कि भारत एक संयुक्त इकाई बना रहे अथवा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित हो जाए। कांग्रेस देश की एकता और स्वाधीनता को प्राथमिकता देती है। उसका कहना था कि अंग्रेज भारत को स्वाधीनता दे दें और छोड़ जाएं तो भारतीय स्वयं सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं का संतोषजनक हल खोज लेंगे। लीग को बहुसंख्यकों की निरंकुशता का डर था और उसकी मांग थी कि अंग्रेज देश का बंटवारा करने के बाद जाएं। ऐसा कोई समझौते का मार्ग नहीं निकल सका जो कांग्रेस और लीग दोनों को मान्य हो। मुस्लिम लीग को छोड़कर देश के और सारे दल संयुक्त भारत के पक्ष में थे। कांग्रेस की ओर से मौलाना आज़ाद ने जो प्रस्ताव रखे उनके अनुसार देश की एकता कायम रखते हुए एक संघात्मक राज्य की व्यवस्था की जा सकती थी, जिसमें संघ के एककों को अधिक से अधिक स्थानीय स्वायत्तता प्राप्त हो और संघ के पास केवल सुरक्षा, यातायात और वैदेशिक मामले जैसे विषय हों। तो इस तरह से मंत्री मिशन की जो आगमन हुआ, उसके बाद में जो बैठकें, लोगों से मिलना, किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो हमारे अन्य पूरे लोग सब के सब सिर्फ मुस्लिम लीग को छोड़कर एक संयुक्त भारत, एक इकाई के रूप में एक संपूर्ण भारत की स्थापना चाहते थे। और मुस्लिम लीग, कुछ यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, हम सब समझते हैं, जानते हैं। और वो अलग से वो विभाजन चाहती थी भारत का, और चूँकि अंग्रेज भी कुछ ऐसा ही चाहते थे। अब इन चीज़ों पर हम अगले भाग में और चर्चा करेंगे कि मंत्री मिशन ने क्या प्रस्ताव दिए, किस तरह से क्या उनकी योजनाएं रही। तो वो हमारा जो भारतीय संविधान का निर्माण भाग जो 2 होगा उसमें हम उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।